हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामर्थ शिक्षा में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक देख चुके थे और सारा मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अब हम लोग 61 से लेकर 100 तक इस वीडियो में देखेंगे। तो जो ये वीडियो है इसमें बने रहें और आपको आईसीटी के लगभग हर एक तरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस एस डू। ये कंट्रोल प्लस एस का जो काम है वो क्या है? तो कंट्रोल प्लस एस का जो काम है वो क्या है, सेव। मैंने पहले भी बताया है कि कंट्रोल प्लस एस का काम सेव करना है। जो सेलेक्ट है वो कंट्रोल ए से होता है। सर्च जो है, सर्च का वैसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर हम एमएस वर्ड वगैरह की बात करें तो वहाँ पे अगर हमको सर्च करना है, कुछ फाइंड करना है, तो कंट्रोल प्लस एफ से हम फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, स्पेल चेक भी इससे नहीं होता। तो कंट्रोल एस का जो शॉर्टकट होता है इसका काम है सेव करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इन नेटवर्किंग व्हाट डज LAN स्टैंड्स फॉर। कि जो LAN होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो किस लिए आया हुआ है? तो LAN इसका फुल फॉर्म होता है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैंने बताया था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है यानी कि नेटवर्क जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, PAN, LAN, MAN और WAN। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यानी लोकल एरिया नेटवर्क सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 63, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के नीचे दिया हुआ कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? अब इसको समझिए कि ये बोल रहा है कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक जावा जो है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बच गया कौन? ये जो MS वर्ड है, यानी जो MS वर्ड है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये है क्या? अगर MS वर्ड के बारे में हम बोलें कि ये क्या है तो क्या बोलेंगे इसको? MS वर्ड को किस तरह का सॉफ्टवेयर बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर। इसका क्या मतलब हुआ? वैसा सॉफ्टवेयर जो वर्ड्स को प्रोसेस करे। ठीक है, जो वर्ड्स पे काम करे। वर्ड का मतलब शब्द, जो शब्दों के साथ क्या करे कि शब्दों का साइज बदल दे, फॉन्ट स्टाइल बदल दे, कलर बदल दे, है ना, बड़ा छोटा कुछ भी कर पाए हम, कर्व कर दें, टेढ़ा लिख दें, तिरछा लिख दें, अंडरलाइन कर दें, उनकी जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं उस वर्ड के साथ करने की, अगर वो सारा कुछ किसी सॉफ्टवेयर में हम कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग वर्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो MS वर्ड है वो एक तरह का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ये किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा का सबसे छोटा मात्रक है वो क्या है? यूनिट का मतलब, मात्रक का मतलब समझिए कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, आलू ले रहे हैं तो उसको हम केजी में मापते हैं। कुछ लिक्विड प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे मिल्क हो गया, या तेल ले रहे हैं तो उसको हम लीटर में मापते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब डेटा हम स्टोर करते हैं मेमोरी में तो उसको भी हम मापते हैं, उसका भी कोई मात्रक होता है, यूनिट होता है। ठीक है, जैसे आप सभी यूज करते होंगे, 1 MB का फाइल है, 2 MB का फाइल है, 10 MB का फाइल है, तो जो MB है वो एक तरह का मात्रक है। तो जो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है इसके बारे में पूछा है। तो ध्यान से देखिए, आपको कभी भी डेटा के यूनिट में किसी तरह की कोई समस्या आगे नहीं आने वाली है। तो अगर हम देखें तो 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट होता है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 बीट इक्वल टू 1 निबल होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 यूनिट दिया हुआ है, बाइट,
बीट, निबल। जो वर्ड है वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वर्ड मात्रक है ही नहीं, यूनिट है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 बीट इक्वल टू 1 निबल, तो छोटा कौन हुआ? बीट हुआ। एक निबल में 4 बीट्स हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब बीट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। 1 बाइट में 8 बीट्स हो जा रहे हैं, तो सबसे छोटा जो यूनिट होगा मेरा वो होगा बीट। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा बड़ा होता है, जो अगर हमको बड़ी डेटा है तो उनको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो बड़े डेटा होते हैं उनको मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं KBMB का। तो 1024 बाइट इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट। वैसे ही 1024 KB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 MB यानी मेगाबाइट। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। ऐसे ही करके ये चलता है। लेकिन जो शुरू वाला है वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि 4 बीट इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। अभी जस्ट इससे पहले मैं बात कर रहा था कि जो वर्ड होता है वो वर्ड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ठीक है। जो वर्ड है वो एक तरह का वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। जो MS वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज वर्ड MS वर्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर का टाइप मैंने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जो मैंने पहले दो वीडियोस डाले हैं उनमें किसी में मैंने एक में जिक्र किया है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और टाइप अगर हम देखें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलने में मदद करे, यानी कि जो उसके हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करे, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, वो हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तो वो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर में आने से तो रहा, तो ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? यानी कि एक जो सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वैसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में करते हैं। यानी हम अगर जैसे क्या कर रहे हैं कि नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं डेटा को उसमें लिखने के लिए, तो वो जो नोटपैड है एक तरह का वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में ऐप्स बोल देते हैं, वो जो ऐप्स हैं वो एक्चुअल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हम लोग रियल लाइफ में एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो MS वर्ड जो होगा वो भी हम लोग दिन प्रतिदिन की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई सिस्टम से लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये एप्लीकेशन अगर हम नहीं लाएंगे, जैसे MS वर्ड हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो MS वर्ड जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक यहाँ पे टर्म है, ये क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर में रहकर हमारे कंप्यूटर को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसको वैसा सुविधा देता है कि वो अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे अगर हम योगा करें तो हमारी बॉडी और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर हम योगा ना करें तो क्या होगा? तब भी हम जिंदा रहेंगे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम करें तो हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं तो हमारा कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर वैसे सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर में नहीं हैं तो हमारा कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कंप्यूटर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी होता है NSP, वैसे ही ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन
इसके लिए सबसे सटीक है। बोला इंटरनल सर्वर प्रोग्राम, ये तो गलत है। दूसरा जो बोल रहा है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सही ऑप्शन लग रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सारे जो है वो गलत हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू कमांड, कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड का क्या काम है। अब इससे समझिए प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, समझिए प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब है। जैसे जब हम कोई पेपर में कुछ प्रिंट कर रहे हैं, जैसे सपोज MS वर्ड में मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब हमको प्रिंट करना है उसको, तो प्रिंट करने से पहले पेज में वो किस तरीके से प्रिंट होगा, कुछ कट तो नहीं जाएगा। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब पहले का एक व्यू, प्रिंट होने से पहले का एक व्यू हमको दिखाई देता है कि पेज में वो किस तरह से प्रिंट होगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं, जैसे आप इंश्योर नहीं है कि एक्चुअल पेज में किस तरह से प्रिंट होकर निकलेगा, कहीं कोई पार्ट उसका कट तो नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आराम से देख सकते हैं। इसी को हम लोग प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन पहले हम देखते हैं कि क्या है। पहला बोला एडिट डॉक्यूमेंट, नहीं एडिट नहीं, ये प्रिंट प्रीव्यू का मतलब एडिट नहीं होता। व्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, देखिए ये सही ऑप्शन है। क्या बोला कि डॉक्यूमेंट को देखना प्रिंटिंग से पहले, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बोला प्रिंट द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, नहीं ये इसका भी ये काम नहीं, सेव एज PDF, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है व्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल कीबोर्ड एंड माउस, कि क्या जो है इस्तेमाल होता है मल्टीपल कंप्यूटर को कंट्रोल करने में सिर्फ एक कीबोर्ड और एक माउस का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब अगर हम समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि व्हाट इज यूज टू कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर्स, ये किस चीज़ का इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूजिंग अ सिंगल कीबोर्ड एंड माउस, कि एक ही कीबोर्ड और एक ही माउस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंप्यूटरों को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे USB हब है। USB हब से ऐसा नहीं होता। USB हब्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। ठीक है, दूसरा होता है मोडेम। मोडेम का काम भी ये नहीं, मोडेम का काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना। तीसरा ऑप्शन है राउटर, राउटर का भी ये काम नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है KVM स्विच, ये सही ऑप्शन है इसका। क्यों, क्योंकि KVM स्विच एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस की मदद से, जिसका नाम होता है KVM स्विच। ये बिल्कुल स्विच की तरह होता है जिसमें हम एक कीबोर्ड लगाते हैं, है ना, और एक माउस यूज करते हैं। इन दोनों की मदद से हम सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को हम लोग KVM स्विच बोलते हैं, है ना। तो चलिए जो ऑप्शन ए है हमारा KVM स्विच, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ दीज डिवाइसेज यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, कौन सा ये जो डिवाइस है ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। मैंने बताया था कि जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी होता है, काम करने के तरीके पे अगर हम देखें तो 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे कौन काम करते हैं, यानी ऑप्टिकल मेमोरीज कौन कौन सी हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर वैसी मेमोरीज आती हैं जो लेज़र बीम वगैरह पे काम करें, जैसे CD, DVD और ब्लूरे डिस्क, ये तीनों ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आता है। यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये बोला CD ड्राइव, तो CD ड्राइव जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि SSD सॉलिड स्टेट मेमोरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो, तो वो खुद एक अलग टाइप है जो कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता। फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक मेमोरी की कैटेगरी में आता है। जो रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CD। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा CD। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द फंक्शन की F2 इन MS Excel, की F2 का काम क्या है MS Excel में। ठीक है, याद रखिए कि F2 का अगर हम यूज करते हैं जनरली, अगर हम F2 का यूज करें जनरली तो वो क्या होता है, वो रीनेम करने के काम आता है।
अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम अगर बदलना चाहें तो वो आप रीनेम कर सकते हैं उसकी मदद से। लेकिन जब हम एक्सेल में आते हैं तो एक्सेल में तो रीनेम होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, सेल को एडिट कर सकते हैं। यानी किसी सेल पे अगर हम हैं और उसको एडिट करने, उसके वैल्यू को एडिट करना है तो F2 अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो एडिट में चला जाएगा, हम उसको एडिट कर पाएंगे, उसके सेल के वैल्यू को एडिट कर पाएंगे। तो जो 70 का जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा कंपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। अब इसको समझिए कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ को कौन सा कंपनी डेवलप किया है, तो विंडोज़ को डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए हम कभी कभी MS विंडो बोल देते हैं, है ना, MS विंडो। MS विंडो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बनाने वाली कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स। इनका नाम आप जरूर सुने होंगे, पहले भी सुन चुके होंगे। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। करंट में जो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो है इंडियन ही हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, और वो है सत्या नडेला। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज GUI अलाउ यूजर्स टू डू। GUI यूजर्स को क्या अलाउ करता है। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेसेस होते हैं, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ग्राफिक्स का यूज करके हम यूजर इंटरफेस बना दिए, वॉइस का यूज करके कि वॉइस हम बोल रहे हैं उस पर काम हो रहा है, जैसे हमारा जो असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है, इस पर हम लोग बोलते हैं हमारा काम हो जाता है, तो वो वॉइस बेस्ड इंटरफेस हो गया। हमारा जेस्चर बेस्ड इंटरफेस आ गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे फ़ोन में ही हिलाते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, हिलाते हैं फ्लैश लाइट ऑफ हो जाता है, तो ये सब जेस्चर पे काम करता है। इंटरफेसेस अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 3 प्रकार की इंटरफेसेस मानी जाती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, और तीसरा जो है वो है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ बोला कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो यूजर को क्या करने के लिए अलाउ करता है। तो पहला ऑप्शन बोला कि यूज़ मोबाइल एंड आइकन्स, यूज़ माउस एंड आइकन्स, ये सही ऑप्शन है कि माउस और आइकन का इस्तेमाल, क्योंकि आइकन कब नज़र आएगा आप समझिए, वॉइस का जब हम यूज कर रहे हैं तो हम तो देख ही नहीं रहे, बोल रहे हैं और काम हो रहा है। ठीक है, तो हमको आइकन की आवश्यकता नहीं है। कैरेक्टर का अगर हम यूज़ करें, कमांड का यूज़ करें, तो हम लिख रहे हैं कुछ नोटपैड में या कहीं भी कमांड लाइन में लिख रहे हैं, हम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन जब हम ग्राफिक का बात करते हैं कि कुछ फोटो वगैरह दिखे, हम उस पर क्लिक करें, काम हो जाए हमारा, तो ये माउस और आइकन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा GUI के लिए। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक इसमें जो टर्म यूज हुआ है, एक हुआ है कंप्रेस डेटा। इसका क्या मतलब होता है? कंप्रेस फाइल्स का क्या मतलब होता है? कंप्रेस फाइल का मतलब होता है, जैसे आप नाम सुने होंगे जिप फाइल्स। अगर कोई फाइल मेरे पास है, मेरे पास है 1 GB का, लेकिन मेरे मेमोरी में इतना स्पेस नहीं है और हम चाहते हैं कि इसका साइज़ कम करें, तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और कंप्रेस करके इसका जो साइज़ है, अगर 1 GB का है तो समथिंग 800 MB तक का इसका साइज़ जो है वो हो सकता है कंप्रेस करके। ठीक है, तो कंप्रेस फाइल्स इनको कहा जाता है, जो फाइल के साइज़ को कंप्रेस कर देते हैं। इनक्रिप्ट डेटा क्या है कि डेटा को इनक्रिप्ट करना, यानी कि एक तरीके से जैसे उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि कोई दूसरा उसको जान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, जब तक कि उसको सही तरीके से डिक्रिप्ट नहीं कर दे। ठीक है, तो उसी को इनक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो GUI है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 73। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली, कि इनमें से कौन सा
डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो पहला बोला रैम हम शुरू से बता रहे हैं कि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। कैश मेमोरी ये भी परमानेंट मेमोरी नहीं होता। हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है। याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है। इसमें जब भी हम डेटा को रखते हैं और जब हम डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, अदरवाइज अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम उसके डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है और ये परमानेंट मेमोरी भी कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि H प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स जो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है ना। जैसे इंटरनेट पे भी इस्तेमाल, इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। पिछले वीडियो में हमने इस पे बात की थी। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, 2 वीडियोस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि हाइपर टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल काम करता है इंटरनेट पे। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी का एक सिक्योर वर्जन भी मार्केट में है जो कि है HTTPS। आप अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऊपर में URL के जगह में आपको रेड नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे S नहीं लगा हुआ रहता, तो वो बोलता है कि सिक्योर नहीं है। और इस तरह के साइट में पेमेंट जब आप करने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे पेमेंट इस तरह के साइट्स पे नहीं करना चाहिए। अगर वो सिक्योर वर्जन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है आपको, तो हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो बीच में कोई एक्सेस कर ले, है ना, कोई हैकर हैक कर ले आपके डेटा को। जहाँ सिक्योर लगा हुआ होता है वो क्या करता है कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, कि आप जहाँ डेटा भेज रहे हैं उससे पहले बीच में अगर उसको कोई एक्सेस कर भी लेता है तो उसके काम का नहीं होगा वो डेटा, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहीं HTTPS होता तो सेम फुल फॉर्म बस S का हो जाता सिक्योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट डज Ctrl+V डू। Ctrl+V का काम क्या है? तो उसका काम है पेस्ट करना। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है ना, और Ctrl+Z से अंडू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। X से कट, V से पेस्ट, C से कॉपी और Z से अंडू। तो कंट्रोल भी पूछा है तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ दीज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि नीचे दिया हुआ कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की है MS विंडोज़, ठीक है, विंडोज़, दूसरा लिनक्स, तीसरा यूनिक्स, ठीक है। विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, इन सभी की बात है। और अगर मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हम बात करें तो एंड्रॉयड, ठीक है। ये सारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, और आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं सब में से किसी एक का आएगा। तो इन सभी को आप एकदम याद कर लीजिए कि एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है कि MS ऑफिस, ये गलत ऑप्शन है। MS ऑफिस अभी जस्ट हमने बात किया था कि MS ऑफिस के अंदर ही MS वर्ड आता है, तो वो वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो नहीं सकता। तो ये लिनक्स जो होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से डाला हुआ रहता है, इसके रोम में ही डाल के रखा हुआ होता है, और इसको बायस को एक्सेस करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर कौन सा इनमें से एक है? क्लाउड कंप्यूटिंग, याद रखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जब हम डेटा को अपने मेमोरी में नहीं रखकर किसी सर्वर पे रखते हैं ताकि हम उसको एक्सेस कहीं से भी कर पाएँ, तो उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग
कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एक उसका फीचर है, चलिए देखिए। पहला बोला कि फिजिकल स्टोरेज ये गलत है। फिजिकल स्टोरेज, हमारे पास फिजिकल स्टोरेज में डेटा को हम स्टोर नहीं करते, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन बोला ऑफलाइन एक्सेस भी नहीं कर सकते, ना तो हम उसको फिजिकली स्टोर कर सकते हैं, ना ही उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का मतलब कि हम कहीं भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल यानी कि हम यहाँ पे हैं, हम मुंबई चले गए, हमको अपने साथ स्टोरेज कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो एक तरह से उस डेटा को हम स्केल कर पा रहे हैं, तो स्केलेबिलिटी है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। डी है लोकल इंस्टॉलेशन, कि लोकली आप उसको डेटा को मतलब इंस्टॉलेशन में आप डेटा को रखें या लोकली इंस्टॉल करके रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये गलत ऑप्शन है। जो इसका परफेक्ट आंसर जो है लग रहा है वो होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला नया क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस यूज फॉर, कि आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। अभी जस्ट इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रोटोकॉल के बारे में। आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट का नियम है, और ये हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो ये जो आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट जो है वो हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस देता है, और उसी को आईपी एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या बोला, ये बोला कि फाइल इंक्रिप्शन के लिए नहीं। फाइल इंक्रिप्शन के लिए इसका इस्तेमाल क्यों होगा, फाइल को इंक्रिप्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। बोला डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है, इसका इस्तेमाल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। क्योंकि देखिए इंटरनेट पे जब आप किसी को डेटा भेजते हैं तो ऐसा ना हो कि आप किसी को भेज रहे हैं डेटा किसी और के पास चला जाए, तो बहुत समस्या हो जाएगी। आप सोचिए कि आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं किसी को और वो किसी और के पास चला जाए, कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से जो होता है इंटरनेट पे हर एक कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है। जब भी आप डेटा भेजते हैं तो वो डेटा उसी एड्रेस पे जाता है, जो एड्रेस इंटरनेट के द्वारा आपके कंप्यूटर को मिला हुआ है। तो आईपी एड्रेस का काम है डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन भी इसका काम नहीं इसका काम पावर कंट्रोल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर यूज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट काम करता है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, जो कि गलत ऑप्शन है। अल्ट प्लस F4 प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये सही ऑप्शन है। जो आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, इससे हम टास्क मैनेजर को ओपन कर पाते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है। शिफ्ट प्लस डी परमानेंट डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट अगर हम प्रेस करेंगे तो एक हमारे पास कन्फर्मेशन बॉक्स भी आएगा। अगर हम उसको यस कर देते हैं तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाता है, उसको आप दोबारा अपने कंप्यूटर में नहीं देख पाएंगे, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। जनरली जब आप सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टकट होता है उसको रिसाइकल बिन में भेजने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन। अगर आप पहले के वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ईमेल ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो होता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP, और मेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और TCP इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट पे ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए TCP। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई। मैक एड्रेस यूनिकली किसको आइडेंटिफाई करता है। मैक एड्रेस पहले होता क्या है समझिए। जो हर एक कंप्यूटर जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है अगर किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि उसका फिजिकल एड्रेस होता है। जब भी वो कार्ड बनता है फैक्ट्री में तो फैक्ट्री वाली कंपनी ही उसमें एक यूनिक एड्रेस दे देती है, उसका एक फिजिकल एड्रेस दे देती है।
और उसी एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एड्रेस होता है वो हर एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है इसको समझते हैं। डिवाइस ऑन अ नेटवर्क किसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि डिवाइसेस को, नेटवर्क पे डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। सही है, बिल्कुल ये सही लग रहा है। आगे के ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। ईमेल अकाउंट को यूनिक आइडेंटिफाई करता नहीं, ईमेल में इसका क्या काम, ये तो डिवाइसेस में लगे होते हैं। जितने भी डिवाइसेस हम नेटवर्क में जोड़ते हैं उन डिवाइसेस में ये NIC लगा हुआ होता है, कंप्यूटरों में लगा हुआ होता है, ठीक है, ताकि वो उनको नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ईमेल अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, IP एड्रेस से भी कोई लेना देना नहीं है, और ब्राउज़र से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सबसे जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 82 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन OCR डिवाइस। OCR का फुल फॉर्म पहले समझिए क्या होता है। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कि ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है OCR, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो बोला कि इसका वही यहाँ यही इसका क्वेश्चन भी है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। चलिए देखते हैं। स्कैन बारकोड, बारकोड को स्कैन करने के लिए। स्कैन टेक्स्ट ऑनटू एडिटेबल फॉर्म, के टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कंप्रेस फाइल्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट। देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट लग रहे हैं, या तो ए या तो बी। इन दोनों का काम है ही नहीं, ना ही सी ना ही डी, नहीं ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये और बी में से कोई एक होगा। स्कैन बारकोड, बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर होता है जिसको हम लोग BCR बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल फॉर्म, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड को मापने का जो होता है वो क्या होता है। प्रोसेसिंग स्पीड को मापते हम लोग किस में, किस यूनिट में मापते हैं। अगर आपने गौर किया हो या आप कंप्यूटर में देखेंगे, प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, तो हर एक प्रोसेसर का अपना स्पीड होता है, और अगर आप उस स्पीड को जान रहे हो तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। हर एक प्रोसेसर का स्पीड आप देखेंगे हर्ट्ज में मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है अभी के प्रोसेसर्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज में, हमको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, गीगाहर्ट्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, RPM इससे कोई लेना देना नहीं है। MBPS में मेगा बीट पर सेकेंड, स्मॉल बी कैपिटल M है तो मेगा बाइट पर सेकेंड हो जाएगा, स्मॉल m होता तो मेगा बीट पर सेकेंड हो जाता। DPI मतलब डॉट पर इंच, जो कि ये भी मेजर नहीं है। फोटो को मेजर करने के लिए कि कितने डॉट्स हैं उसमें, पिक्सल्स को मेजर करने के लिए डॉट पर इंच में हम लोग मेजर करते हैं। जब हम नेटवर्क का स्पीड मापना हो तो MBPS में स्पीड मापते हैं हम लोग, है ना। गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग का स्पीड होता है। RPM शायद इंजन वगैरह का स्पीड होता है, मुझे RPM के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या है। तो डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करके रखता है ना, जब तक कि हम वहाँ से उसको परमानेंटली रिमूव ना कर दें। यानी अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट अगर हम नहीं करें, उसको जनरल जो नॉर्मल डिलीट ऑप्शन होता है वहाँ से डिलीट करें, तो वो फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है। बोला व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन, कि रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या। बोला स्टोर सिस्टम फाइल को स्टोर करना। गलत है ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये किसी तरह के फाइल को स्टोर नहीं करता है। जो जनरल यूज वाले फाइल्स हैं उनको स्टोर नहीं करता है। स्टोर इंटरनेट हिस्ट्री, गलत बात है। टेम्पररी स्टोर डिलीटेड, ये सही ऑप्शन है कि जो डिलीट करते हैं हम फाइल्स को उनको टेम्पररी स्टोर करके अपने पास रखता है, ताकि अगर हमने किसी फाइल को गलती से डिलीट कर दिया हो तो उसको बाद में हम रिस्टोर रिकवर कर सके। ठीक है, रन एप्लीकेशन, ये भी गलत ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि ये एक तरह का वायरस है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है।
ठीक है। तो बोला पासवर्ड मैनेजर है, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर है। मिलीशियस सॉफ्टवेयर ये है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। मिलीशियस मतलब जिसमें डर हो कि ये कुछ मतलब संदेहजनक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो मिलीशियस सॉफ्टवेयर है। कंप्रेशन टूल, ये भी नहीं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन सी है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म समझिएगा कि डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन क्या होता है, अगर आप समझते हो तो जो हम लोग वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट में अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका एक नाम होता है, जैसे google.com, microsoft.com, abc.com, youtube.com। तो ये जो हम देख पा रहे हैं youtube.com, ये एक तरह का डोमेन नेम है, ये है ना। तो इसको जब हम परचेज करते हैं, इसको लेना होता है हमें, तो ये एक तरह का डीएनएस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैंने इस पर टॉपिक वाइज मैं वीडियो लाने का प्लान कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि डीएनएस क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ बोला कि व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी ये होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बोला कि डिजिटल नेटवर्क सर्वर, गलत ऑप्शन है। बी में क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन विंडोज, कि जो फंक्शन होता है टास्क बार का वो क्या होता है विंडोज में, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टास्क बार का क्या फंक्शन होता है। तो टास्क बार में, टास्क बार किसको बोलते हैं, अगर हमारे सामने एक हम स्क्रीन देखें, ये हमारे सामने स्क्रीन है, तो नीचे आप देखेंगे कि एक ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है, इसी को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में क्या होता है, जो भी फाइल्स हम यहाँ पे ओपन करेंगे उसका एक छोटा सा आइकन जैसे यहाँ पे दिखाई देता है ना, या किसी प्रोग्राम को हम यहाँ पिन करके रखते हैं ताकि उसको जल्दी से हम ओपन कर पाएँ। तो टास्क बार का काम क्या है, चलिए इनमें से देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। बोला स्टोर फाइल्स, फाइल्स को स्टोर नहीं करता है। डिस्प्ले टाइम, लॉन्च एप्लीकेशंस, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम चाहें तो टास्क बार में किसी फाइल को पिन करके रख सकते हैं ताकि हम जल्दी से उसको ओपन कर पाएँ। तो लॉन्च एप्लीकेशन भी एक तरह से इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन है उसका हम यहाँ पे शॉर्टकट टाइप का बना के रख लेते हैं, उसको पिन कर लेते हैं, जब भी ज़रूरत होता है तो उसको लॉन्च कर लेते हैं, तो और फाइल को भी स्टोर कर लेते हैं इसी तरह से। डिस्प्ले टाइम, अगर हमको टाइम यहाँ पे देखना हो तो यहाँ पे भी टाइम यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि 10:30 हो रहे हैं, इस तरह का टाइम हमको किनारे में दिखाई देता रहता है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका सारा जो ऑप्शन होगा वो ये जो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सही ऑप्शन लग रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन यही होगा। टास्क बार का मेन काम आप समझ लीजिए कि जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं उसको वहाँ पे वो हमें दिखाई देता है कि ये प्रोग्राम ओपन है, और क्लोज़ करते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है। लेकिन हम प्रोग्राम या फाइल को वहाँ पे पिन करके रख सकते हैं, या टाइम वगैरह जो हमें कंप्यूटर में शो होता है वो इसी टास्क बार में शो होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है विच की इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल फोल्डर, की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने में कौन सा की का काम आता है, शॉर्टकट की का काम आता है। देखिए अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि फाइल को रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल होता है, F2 का। एक्सेल में F2 का इस्तेमाल एडिट करने के लिए होता है, सेल के डेटा को एडिट करने के लिए होता है, और बाहर इसका इस्तेमाल रीनेम करने के लिए होता है। याद रखिएगा, रीनेम करने के लिए। तो यहाँ पे बोला रीनेम फाइल फोल्डर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। What does कंट्रोल एन डू इन मोस्ट एप्लीकेशंस, कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में कंट्रोल एन क्या काम करता है। तो कंट्रोल एन क्या करता है, नए डॉक्यूमेंट ओपन करता है। याद रखिएगा कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू, तो नए डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना होगा तो हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन का सहारा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग Alt+F4 प्रेस करते हैं। सेव के लिए कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है 90 क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड इन MS वर्ड। फाइंड, अधिकतर आप अगर शॉर्टकट आपको नहीं पता है तो ज़्यादातर आप अगर ऐसे तुक्का लगाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, जो कि मैं तो नहीं बोलूँगा लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है और आप उसका आंसर करना ही चाहते हैं तो उस केस में याद रखिएगा कि जो भी शब्द है, जो भी करना है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा कंट्रोल प्लस वो वाला जो लेटर होगा, ज़्यादातर का यही होता है। जैसे प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P, सेव के लिए कंट्रोल प्लस S, है ना, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस O, ठीक है, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस N। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट लेटर होता है कोई काम करने के लिए, वही उसका शॉर्टकट बन गया है। तो जैसे फाइंड है यहाँ पे, तो कंट्रोल प्लस F से फाइंड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस F5 डू इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस F5 क्या करता है? याद रखिएगा कि जो F5 अगर हम सिर्फ प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश करेगा, ठीक है, ये रिफ्रेश करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पूछा कंट्रोल प्लस F5, तो कंट्रोल प्लस F5 करने से ये हार्ड रिफ्रेश होता है। हार्ड रिफ्रेश इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये हार्ड रिफ्रेश में क्या होता है, तो जो कैश, जो भी वो कुछ डेटा को कैश फाइल बना के रखा हुआ है, जब भी जो भी हम लोग ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे या ब्राउज़र में, तो उसका कहीं ना कहीं एक कैश फाइल बनाकर ब्राउज़र अपने पास रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसका डेटा वो कहीं ना कहीं एक छोटे से फाइल में स्टोर करके रखता है। तो जब हम लोग कंट्रोल प्लस F5 करते हैं तो वो जो कैश है वो भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो उस कैश को भी हम रिफ्रेश कर देते हैं कहीं ना कहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड रिफ्रेश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओपन बुकमार्क, जो कि गलत है। दूसरा बोला रिफ्रेश कैश, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोज टाइप ये गलत है। न्यू विंडो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा रिफ्रेश कैश, ये सही ऑप्शन होगा। अगर हार्ड रिफ्रेश भी होता तब भी वो सही ऑप्शन होता। आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायस, कि किस तरह का मेमोरी का इस्तेमाल होता है बायस को स्टोर करने के लिए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि रोम में बायस स्टोर होता है। रोम में क्यों होता है? ताकि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना हो, कुछ ना हो, तब भी हम बायस को ओपन करके देख पाएँ। तो रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैम और जो कैश ये तो वोलाटाइल मेमोरी है। रजिस्टर कहाँ लगा हुआ होता है? ये प्रोसेसर में होता है, ये CPU में होता है ना, जिसको रजिस्टर को ही हम लोग मेमोरी यूनिट MU बोलते हैं। CPU के 3 भाग के बारे में हम लोग जानते हैं, ALU, CU और MU। तो जो MU होता है यानी मेमोरी यूनिट, वही होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर में ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं होता, प्रोसेसिंग के टाइम उसमें डेटा स्टोर होता है। तो कहीं ना कहीं A, B और D में जो बताया गया रैम, कैश और रजिस्टर, ये सब जो होता है ये कोई भी परमानेंट मेमोरी नहीं होता। तो बायस इसमें स्टोर किया ही नहीं जा सकता। तो बायस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर किया जाता है रोम के अंदर, जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, JPEG फाइल किस तरह का होता है आप सभी को पता होगा। JPEG इमेज फाइल होता है, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म हम लोग पहले देखते हैं कि क्या होता है। पहला जो ऑप्शन है जावा पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये गलत ऑप्शन है। जावा नहीं होता, उसके जगह पे जॉइंट होता है, ठीक है। हम लोग पहले देखते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर इनकोडिंग ग्रुप, जॉइंट पिक्चर नहीं। इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी, जो कि है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये सही ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 94, जो कि है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML बोलते किसको हैं? तो HTML एक तरह का लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए होता है। जितने भी वेब पेज आप देखते हैं सभी HTML की से बने हैं। HTML के बिना वेब पेज बनाना, वेबसाइट बनाना संभव नहीं है। तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे ये होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमको बी में नज़र आ रहा है। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, जो कि है सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 95, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किस तरह का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन।
जॉयस्टिक आप ज़्यादातर गेम्स वगैरह खेलने में इस्तेमाल होता है। आप एक बार गूगल पे सर्च करके जॉयस्टिक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का डिवाइस है। इससे क्या होता है कि हम लोग सिग्नल भेजते हैं कंप्यूटर को, और मैंने बताया था कि जिस भी डिवाइस से आप कंप्यूटर को सिग्नल भेजेंगे, एक तरह से माउस की तरह इस्तेमाल होता है ये, तो जिससे भी हम सिग्नल कंप्यूटर को भेजेंगे तो वो हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो ये जॉयस्टिक जो होगा ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए कौन सा जो पार्ट है कंप्यूटर का वो जिम्मेदार होता है। कैलकुलेशन कौन करता है? हमारी बॉडी में कैलकुलेशन कौन करता है? हमारा माइंड करता है। अगर किसी ऐसे इंसान को जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको हम कैलकुलेशन करने के लिए बोलेंगे, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। किसी छोटे बच्चे से बोलेंगे जिसका दिमाग उतना ग्रो नहीं कर पाया है, उसको हम बोलेंगे बड़ा कैलकुलेशन देंगे, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारा माइंड कैलकुलेशन करता है, और कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? सीपीयू को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो ये यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैलकुलेशन के लिए। तो सीपीयू के अंदर ही ALU होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर HTTP। HTTP का जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है वो क्या होता है? याद रखिए कि बहुत सारे जो नेटवर्क पे डिवाइसेस वगैरह चलती हैं वो सभी का एक पोर्ट नंबर होता है। लगभग बहुत सारे डिवाइसेस पोर्ट पे काम करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी उस पोर्ट पे काम करते हैं। वो जो HTTP का जो स्टैंडर्ड पोर्ट है, इसके बारे में अगर आप कमेंट कीजिए, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं लेना है इसके बारे में सिलेबस के हिसाब से। तो HTTP का जो स्टैंडर्ड पोर्ट होता है वो होता है 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू इन वर्ड। कंट्रोल प्लस होम अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो बोला गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये गलत है। सेव नहीं होगा, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये सही ऑप्शन है। कि अगर हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करें तो क्या होगा कि हम होम पे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी यानी एग्जिट हम नहीं, कभी नहीं होंगे इससे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर हेल्प्स करेक्ट स्पेलिंग एरर्स इन वर्ड। वर्ड में जो स्पेलिंग एरर है उनको करेक्ट करने के लिए कौन सा फीचर काम आता है? तो स्पेल चेक उसको बोलते हैं। स्पेल चेक जो ए में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन ए है स्पेल चेक, ये करेक्ट ऑप्शन है। MS वर्ड के अंदर यही जो है स्पेल चेक फीचर ही हमको गलत स्पेलिंग के बारे में बताता है। रेड लाइन नीचे आ जाता है और हम वहाँ से चेक कर पाते हैं कि इसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये हो गया 99 क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स एन एक्सेल वर्कबुक। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम MS वर्ड में जाएं तो उसका डी, अभी जो नया जो चल रहा है उसका एक्सटेंशन होता है DOCX। प्रेजेंटेशन में PPTX। तो एक्सेल में क्या होगा? तो एक्सेल में XLSX। ठीक है, याद रखिएगा। DOCX किसके लिए? MS वर्ड के लिए। PPTX हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन के लिए। PDF तो PDF फाइल के लिए। और XLSX जो है, या कभी आपको XLS मिला वो मिल जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। और XLSX मिलेगा, ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो एक्सेल के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनमें जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ICT में जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ और अच्छे तरीके से आपको सबके बारे में समझाऊँ। और भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा इस तरह के क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे, और मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मैं आपके ICT की पूरी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। त्यौहार का माहौल है, त्यौहार एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।